हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जियोपॉलिटिक्स। नाउ यूएसए ने इंडिया पर 25% टैरिफ पहले ये कहकर लगाया था कि इंडिया के साथ हमारा ट्रेड में डेफिसिट हैगा। उसके बाद 25% टैरिफ और लगाया ये कहकर कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है, जो कि सही भी हैगा क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद से ना जिस तरीके से रशिया को वेस्ट ने आइसोलेट किया है ना, रशिया के पास ऑप्शन बहुत कम बच गए थे कि वो अपनी इकोनॉमी को बनाकर रख सके। इसलिए रशिया ने ना इंटरनेशनली डिस्काउंटेड ऑयल बेचना शुरू कर दिया। और ये जो ऑयल है ना, ये मिडिल ईस्ट के जो राइवल कंट्रीज हैंगे उनके मुकाबले काफ़ी चीप था, और ये और चीप हो गया क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने ना रशिया के ऊपर $60 का कैप लगा दिया था। नाउ यहाँ पर हुआ क्या ना, वेस्टर्न कंट्रीज का ये मानना था कि रशिया ऑयल बेच करना रशिया यूक्रेन की वॉर को फंड कर रहा है, इसी वजह से हम $60 का एक कैप लगा दे रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा किसी ने भी पे कर रशियन ऑयल को परचेज किया ना, तो सो कॉल्ड हम वेस्टर्न कंट्रीज उसके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड को रोक नहीं सकता था ना। यही वजह है कि हमने जो $60 का कैप लगा था उसी लिमिट के अंदर रहते हुए रशिया से ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया। और क्योंकि रशिया के पास बायर कम थे ना, इसलिए इंडिया को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना भी शुरू कर दिया रशिया ने। ऐसे में इंडिया की जो जरूरतें हैं ना वो पूरी हो रही थी, क्योंकि इंडिया हर साल लाखों डॉलर्स का ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ऐसे में हमें सस्ता ऑयल मिल जाता है तो हम क्यों उसको इंपोर्ट नहीं करते। और ये जो ऑयल है ना, ये इतना सस्ता था कि एक बार को रशिया अपनी शैडो फ्लीट के थ्रू इसे इंडिया में सप्लाई करता था। उसके बाद भी ये इतना सस्ता था कि इंडिया को फायदा हो रहा था। नॉर्मल जो कार्गोज होते हैं ना, उसको रशिया यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर के इंश्योरेंस थे और रशिया के उसके ऊपर भी सैंक्शन लगे हुए थे ना, इसलिए उनको यूज नहीं कर पा रहा था रशिया। जो भी है, रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद से ना इंडिया ने अपना ऑयल सबसे ज्यादा रशिया से ही इंपोर्ट किया है। ऑल्दो रशिया के ऑयल का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना को जाता है, लेकिन इंडिया भी काफी बड़ा चंक होल्ड करता है। लेकिन आप देखोगे यूएसए ने ऐसा कोई भी टैरिफ चाइना के ऊपर नहीं लगाया। उल्टा चाइना के साथ जो ट्रेड डील है ना, वो भी अभी तक साइन नहीं की है, लेकिन उसकी जो विंडो है वो 90 डेज के लिए ओपन कर दी है। और ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि चाइना यूएसए को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई करता है, और यूएसए को जो सप्लाई है ना, चाइना ने रोक दी थी जैसे ही ट्रेड वॉर शुरू करी थी ट्रंप ने चाइना के साथ। और आने वाले टाइम में भी ना ऐसा ही रहेगा। मेरा मानना है जब तक यूएसए यूक्रेन में पीस डील साइन नहीं करवा देता और वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन शुरू नहीं कर देता ना, चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू नहीं करेगा। और यूएसए ना इसको लेकर बहुत अवेयर रहेगा। यूक्रेन का ऑप्शन तो एक ऑप्शन हैगा, इसीलिए यूक्रेन के साथ साथ बलूचिस्तान को भी लेके चल रहा है अब यूएसए। यही वो वजह है कि अभी हाल में पाकिस्तान को खुश करने के लिए यूएसए ने ना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। नाउ मैं क्लियर कर दूं, यही यूएसए की स्ट्रेटेजी हैगी और यही यूएसए के डबल स्टैंडर्ड्स हैंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज की, प्राइमरली यूएसए की, ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये दिखाई भी देती है। अगर आप डेटा देखोगे ना कि रशिया ने अपनी एलएनजी को सबसे ज्यादा कहाँ एक्सपोर्ट किया है, तो ईयू ने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है। ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, इसीलिए काफी चालाक हैंगी। अगर आप ध्यान दोगे ना, तो एलएनजी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कैप नहीं लगाया जिस तरीके का पेट्रोल के ऊपर लगाया था। और उसके बाद अंकल सैम है, देखो अंकल सैम ने 51% का शेयर होने के बाद भी ईयू के ऊपर किसी भी तरीके के टैरिफ नहीं लगाई। एंड देन सेम गोज फॉर पाइपलाइन गैस। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ईयू का जो शेयर हैगा वो सबसे ज्यादा हैगा 37%। इसके बाद भी यूएसए ने ईयू के ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया। और यहाँ भी इसके बाद जो चाइना का शेयर है ना, वो सबसे ज्यादा हैगा 30%, और चाइना के ऊपर भी कोई टैरिफ नहीं लगाया। बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, उन्हें अपने घर गर्म रखने के लिए ये जो पाइपलाइन गैस है ना, इसकी जरूरत है। हमारी गाड़ियां चले या ना चले, इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। और ऑयल प्रोडक्ट्स के मामले में भी सेम है। रशिया के जो एक्सपोर्ट्स है ना, उसका 26% टर्की इंपोर्ट करता है, लेकिन टर्की के ऊपर यूएसए ने, प्राइमरली ट्रंप ने, किसी भी तरीके की टैरिफ नहीं लगाई। और रशिया के अगर आप कोल एक्सपोर्ट को देखोगे ना, तो वो भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना करता है 44%, और ट्रंप ने चाइना के ऊपर इसके लिए कोई टैरिफ नहीं लगाया। और ये तो यूएसए की हिपोक्रेसी का ना एक एस्पेक्ट हैगा। मैं आपको दूसरा एस्पेक्ट भी दिखाता हूँ। एक टाइम था इंडिया ईरान से और वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन यूएसए के मना करने पर हमने दोनों ही देशों के साथ जो ट्रेड थे वो अपने खत्म कर दिए ऑयल को लेकर। ये चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इंडिया ने साल 2021 से साल 2024-25 के बीच में जिन भी कंट्रीज से ऑयल को इंपोर्ट किया है ना, उसके परसेंटेज को दिखाता है। आप देखोगे ईरान और वेनेजुएला से इंडिया ने जो ऑयल इंपोर्ट किया है ना, वो ना के बराबर है, लेकिन रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट इंडिया करता है ना, उसका जो शेयर है वो लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अगर आप ध्यान दोगे ना, तो रशिया अकेला नहीं है जिसका शेयर बढ़ रहा है, यूएसए का शेयर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, एस जयशंकर, उन्होंने ये बात हाईलाइट भी करी अभी हाल में। ये ना बेसिकली यूएसए के काम करने का तरीका हैगा। वो यूएसए ही था जिसने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को उड़ाया था और उसके बाद यूरोप को अपने एक्सपोर्ट बढ़ा दिए थे। इवन अभी यूरोप के साथ यूएसए ने जो ट्रेड डील साइन करी है ना, उसमें यूरोप ने एनर्जी नीड को सबसे ऊपर रखा है। और ये जो यूरोप की जरूरत है ना एनर्जी के इंपोर्ट्स की, ये कुछ तो यूक्रेन के लिए प्यार ने बनाई है, बाकी ट्रंप ने दबाव डालकर बनवाई है। लेकिन इंडिया के साथ ना ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडिया के जो इंपोर्ट
इंपोर्ट्स हैं रशिया से, इसके अलावा यूएसए से, दोनों से ही नेचुरली बढ़ रहे थे। रशिया का डेटा तो मैंने आपको बताया, लेकिन यूएस से जो हम एलएनजी इंपोर्ट कर रहे थे ना, वो भी फिजिकल ईयर 2024-25 में 2.5 बिलियन से ज्यादा की है। और यही जो एलएनजी का इंपोर्ट है ये फिजिकल ईयर 23-24 में $1.5 बिलियन के आसपास था। इसीलिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो बार बार ये कहते हैं कि यूएसए से भी तो हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा रशियन गैस सिर्फ हम नहीं खरीद रहे, यूरोप भी तो खरीद रहा है, फिर यूएसए डबल स्टैंडर्ड्स क्यों दिखा रहा है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जयशंकर जी ने अभी हाल ही में रशिया की विजिट के समय दी है। जब से यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है ना, तब से इंडिया ने रशिया की तरफ कई विजिट किए हैं। अभी 7 अगस्त को अजीत डोभाल जी ने भी रशिया को विजिट किया था। लेकिन जयशंकर जी की जो विजिट थी ना रशिया की, ये काफी जरूरी है क्योंकि इसमें ना उन्होंने वेस्ट को क्लियर कट मैसेज दे दिया कि जब आपको जरूरत थी ना, तब आप हमसे कहा करते थे कि आप रशिया से ऑयल खरीदो और आप उस ऑयल को रिफाइन करो और हमें एक्सपोर्ट करो, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे यहाँ पर जो ऑयल के प्राइस है ना वो ज्यादा हो जाए। वेस्ट का अपना भी इंटरेस्ट था, वो नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन के बाद हमारी इकोनॉमी जो थोड़ी बहुत पटरी पर आ रही है वो वापस से नीचे उतर जाए। और यही सेम हाल ना अभी भी हैगा। ईयू और यूके मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर कैप लगाया था ना, इसको $60 पर बैरल से और नीचे कम कर देंगे। और क्योंकि इंडिया और रशिया की दोस्ती अच्छी है ना, तो इंडिया को डिस्काउंट भी मिल जाएगा रशिया से, और इंडिया जब ये ऑयल रिफाइन कर देगा ना, तो हम इंडिया से इंपोर्ट कर लेंगे। और इंटरनेशनली अगर कभी ऐसा कुछ स्टेटमेंट देनी भी पड़ गई कि रशियन ऑयल कौन खरीद रहा है, तो हम उसमें डायरेक्टली इंडिया का नाम ले देंगे। जबकि ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये 2 वजहों से गलत है, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहला तो ये कोई भी नहीं बता सकता कि रशिया यूक्रेन की वॉर में जो पैसा इस्तेमाल कर रहा है ना, वो आ कहां से रहा है। क्या वो क्रूड ऑयल हैगा जो वो इंडिया को बेच रहा है, वो पैसा इस्तेमाल कर रहा है, या फिर वो एलएनजी जो ईयू को एक्सपोर्ट कर रहा है वो पैसा इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा, इंडिया ये जो ऑयल परचेज कर रहा है ना, इसकी पेमेंट डॉलर में नहीं कर रहा बल्कि रुपी में कर रहा है, और रशिया ये जो रुपी है ना, ये वापस से इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए जब वेस्ट ये कहता है ना कि रशिया की यूक्रेन की वॉर को इंडिया फंड कर रहा है, तो ये पूरी तरीके से गलत हैगा। तो इंडिया कर क्या सकता है? अभी हाल ही में ना एक बड़ी अच्छी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई। चाइनीज इंडियन एम्बेसी ने ना सोशल मीडिया पर एक कमेंट किया कि वेस्ट के ना प्रेशर को लंबे समय से इंडिया ने झेला था और उसका जवाब नहीं दिया था। यही वजह है कि अब वेस्ट ना इंडिया को बुली कर रहा है कि कैसे इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, इंडिया के साथ भेदभाव किया और उस भेदभाव में भी भेदभाव किया। बेसिकली जो रशियन एनर्जी के एक्सपोर्ट हैंगे ना, वो जा तो वेस्ट को भी रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया। खैर जो भी है, इंडिया को ना इस बात का ध्यान रखना होगा कि रशिया से हाल फिलहाल में ना हमने बल्क में काफी सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है, जिस वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इंडिया उसके बाद भी ना रशिया के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार रहेगा कि इस इशू का करना क्या है। लेकिन दूसरी तरफ आप यूएसए को देखो, थोड़े से ट्रेड डेफिसिट के लिए इंडिया के साथ टैरिफ वॉर शुरू कर दी। इंडिया रशिया के साथ अपना ये जो ट्रेड डेफिसिट है ना, इसे आसानी से कम कर सकता है अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर। अगर इंडिया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर बेसिकली जो चेन्नई से व्लादिवोस्तोक के बीच में डेवलप हो रहा है, इसे जल्दी डेवलप कर लेता है, तो इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर रशिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है ना, इसे खत्म कर देगा। क्योंकि जब से वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया से पुल आउट किया है ना, रशियन मार्केट में एक वैक्यूम सा बन गया है। इसके अलावा इंडिया ना अपनी मैन पावर को भी रशिया में एक्सपोर्ट कर सकता है। वैसे भी रशिया की जो पॉपुलेशन है ना, काफी लंबे समय से श्रिंक कर रही है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन की वॉर में भी ना लाखों रशियंस मारे गए हैं, क्योंकि इंडिया में मैसिव यंग पॉपुलेशन हैगी और रशिया ने भी अपने वीजा लॉज को इंडिया के लिए फेवरेबल बनाया है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है कि आने वाले समय में जो इंडियन मैन पावर है ना, इसको रशिया में एक्सपोर्ट किया जाए, और इसके लिए काम चल रहा है। एस जयशंकर जी ने अपनी रशियन विजिट में ना इंडियंस के लिए 2 काउंसिलेट कजान और एक और शहर में ओपन करिए भी हाल ही में। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज को जो करना है ना, वो करती रहेंगे, चाहे वो इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाना हो या फिर स्टेटमेंट देनी हो। लेकिन इंडिया के लिए जरूरी है ना कि हम अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करें, हम अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट का ध्यान रखें। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का एंड। सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन हैव फन।